हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 7 जून और आज हम नॉलेज पर्सपेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे दैनिक जागरण। तो सबसे पहली खबर है इसमें। तो पहली बड़ी खबर, एलओसी पर पहली जैसी स्थिति कायम करे चीन। सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत हुआ इंडिया और चाइना के मध्य। और ये चाइना जो चमगादड़ खाने वाले हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें बताया गया है कि सैन्य कमांडर स्तर पर अभी बातचीत जारी रहेगा और अन्य अन्य जितने भी स्तर हैं भारत के, उन सभी में बातचीत अगले कुछ, जब तक यह विवाद समाप्त नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर की ओर, लड़कियों की शादी उम्र बढ़ाने पर मंथन शुरू। लड़कियों की शादी की उम्र चूंकि 18 वर्ष है अभी, हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, तो इस उम्र को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। और 18 वर्षीय उम्र 1978 में शारदा एक्ट के तहत संशोधन कर 15 वर्ष से आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जैसे जैसे भारत में मातृत्व मृत्यु दर ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए सरकार नियमों में परिवर्तन करना चाहता है। और महिलाओं की जो शादी है, लड़कियों की जो शादी है, 18 वर्ष से बढ़ाकर आगे किया जा सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कौन से ऐसे एक्ट के तहत 18 वर्ष किया गया था लड़कियों की शादी का आयु। तो हम इसका आंसर क्या होगा, शारदा एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, हरियाणा में स्थानीय लोगों को मिलेगा निजी नौकरियों में 75% आरक्षण। मुख्यमंत्री मनोहर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत की जोड़ी ने तैयार किया ड्राफ्ट। हरियाणा सरकार ने ड्राफ्ट को बिल बनाने के लिए भेजा। इसके तहत 50,000 रुपये मासिक से कम वाली नौकरियों पर लागू होगा नियम। 75% आरक्षण। दोस्तों, हरियाणा सरकार यह ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसके तहत वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, 50,000 से कम वेतन वाले जितने भी नौकरी होंगे उसमें 75% आरक्षण दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए यह खबर। आगे बढ़ते हैं। रोजगार देने के लिए प्रवासी कामगारों के आंकड़े रखने की जरूरत। तो इतने दिनों से बेंच कर क्या रहे थे लोग, इतने दिनों तक आंकड़ा जुगाड़ कर लेना चाहिए था। मजदूर मर रहे हैं और धीरे धीरे मरने के कगार पर हैं, फिर भी सरकार जो है मारे जा रहा है बेचारे लोगों को। बस इनको बस मारना ही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरीबों को सीधी मदद से इनकार, दूसरी नोटबंदी जैसा। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 7,500 रुपये देनी चाहिए थी, जो सरकार नहीं कर पाई और अर्थव्यवस्था को के बदहाली को इससे मजबूती मिलता। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने भी राहुल के पिछले महीने हुए अपने संवाद के दौरान गरीबों को सीधी मदद का जो पेशकश है उसका समर्थन किया था। लेकिन सरकार जो है सुनने पर नहीं अड़ी है और राहुल गांधी के जो बात है उनको पप्पू और अन्य चीज़ों की तरह इसको भी टाल मटोल किया जा रहा है। और यह स्पष्ट रूप से देश की जनता को चोदू बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर की ओर। इन संकेतों से जानिए कमज़ोर तो नहीं आपके इम्यून सिस्टम। ठंडे हाथ, पाचन संबंधी समस्या, सूखी आंखें, थकान, हल्का बुखार, सिर दर्द, चौथा पर दाने। इन सब को देख के लगता है बेंचों की हमें पहले ही बुखार आ गया हो। अच्छा खासा व्यक्ति अगर इस न्यूज़ को पढ़ ले तो उसको बुखार अभी के अभी आ जाएगा, और वो व्यक्ति कोरोना से नहीं और हार्ट अटैक से तो ज़रूर मर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार 14 दिन की यात्रा अमरनाथ यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो सकती है। चूँकि अभी कोरोना लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। 14 दिनों तक का हेलीकॉप्टर से भी श्रद्धालुओं को कराई जा सकती है यात्रा, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे जाएंगे। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। सही तरीके से लागू राहत के कदम। 20 लाख करोड़ के जो जुमला वाला जो पैकेज था सरकार का, उसको लेकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह जो इस पैकेज में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और प्रवासी कामगारों जैसे समाज के अति संवेदनशील तबके को पीड़ा हरने के लिए कई प्रावधान हैं। साथ ही देश एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस पैकेज का ज़्यादातर कदम अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ावा देने के लिए जगह आपूर्ति बहाली पर केंद्रित है। फिक्की का मानना है कि इस घोषित पैकेज को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए
तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में मांग तेजी से बढ़े। इसलिए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सुझावी प्राथमिकताएं इस प्रकार है। पहला, एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित कोलैटरल फ्री लोन स्कीम उत्साहवर्धक है। तेजी से इस स्कीम को लागू करने के लिए रिकवरी प्रक्रिया को मदद दी जा सकती है। साथ ही इसके बराबर अतिरिक्त कोलैटरल फ्री क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा। तीसरा, कंपनियों के लिए बहुत कठिन चुनौती का दौर है, लिहाजा पहली तिमाही के लिए नतीजे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के निष्कर्ष को बैंकों द्वारा बहुत नरमी के साथ देखे जाने की ज़रूरत है। साथ ही उनका सालाना अनुमान आकलन साल के शेष हिस्सों में उनके आउटकम के आधार पर किया जाना चाहिए। चौथा, कुछ ऐसे सामान्य नियम जिनमें छूट का नियामक कदमों पर कोई असर नहीं होता, उन्हें भी बैंकों द्वारा साल भर की छूट देनी चाहिए, क्योंकि अपने आने वाले दिनों का सबका कॉरपोरेट में पड़ेगा। पांचवा, भारत सहित दुनिया अप्रत्याशित दौर से गुजर रही है। ऐसे में वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की अनुमति मिलनी चाहिए। छठा, उड्डयन, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से टूट चुके हैं। इनमें से अधिकांश के अगले 12 से 18 महीनों में सामान्य स्थिति में आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लंबे समय पर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत विशेष मदद प्रणाली की क्षेत्रों की जरूरत होगी। दूसरा कदम जो है उसको मैं नहीं बताया था, तो उसको देखते हैं। दूसरा, मध्यम और बड़े कॉरपोरेट के लिए सरकार को चाहिए कि वह कोविड-19 लिक्विडिटी बीज तैयार करे, जिनसे इस बीमारी की लागत को विशेष निवेश के तौर पर देखा जाए। एक और आर्टिकल है, उधार और आभार का खेती बनेगी आधार। हम जानते हैं कि भारत जो है खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। इसी को लेकर आर्टिकल है। बहुत सारे तथ्य ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, फिर भी कुछ तथ्य जरूर दिए गए हैं। जैसे कि उर्वरक विभाग ने ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बार अप्रैल में देश भर में उर्वरकों की बिक्री 45.10% और मई में 97.73% बढ़ी है। बीजों की मांग भी बढ़ रही है, अन्य चीज़ें भी। और फिलहाल ट्रैक्टर जैसी खास उर्वरक व बीज जैसी आम चीज़ों की मांग बढ़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस कृषि ने देश की 58% आबादी को संभाल रखा है, उनमें देश की डूबती अर्थव्यवस्था को उठाने का दमखम भी भरा जा सकता है। वैसे भी जब देश भर में उद्योग कोरोना से उपजे पलायन के बाद मजदूरों की कमी त्रस्त है, तब कृषि के आधार हमारे ग्रामीण अंचलों में 5-6 करोड़ मजदूर वापस पहुंच चुके हैं। इन श्रमिकों की प्राथमिकता है कि वहीं गाँवों या आसपास में कोई काम धंधा मिल जाए, ताकि उन्हें वापस शहरों का रुख न करना पड़े। कृषि में उभरे ऐसे तमाम सकारात्मक लक्षण साफ इशारा करते हैं कि उस पर अगर वाणिज्य ध्यान दिया जाए तो वह देश के औद्योगिक क्षेत्र में आई कमी भरपाई करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को संकट से उबार सकती है, उसके उदार और नए आभार का आधार बन सकती है। तो यह था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आज का। और आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। टिड्डियों के खिलाफ गजब लड़ाई। इतने दिनों तक भारत जो है अंग्रेज़ों से लड़ता रहा और चाइना से अभी लड़ ही रहा है। पाकिस्तान लड़ने पर अतारू रहता ही है। अब ज़माना आ गया है कि बैंचो टिड्डियों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बार खबरें आ रही थी कि टिड्डियों को मारा जाएगा। पाकिस्तान में ऐसी खबरें आ रही थी कि टिड्डियों को मारकर उससे उत्पाद बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, तो उससे उत्पाद बनाकर कुछ खाने के लिए बनाया जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट खबर की ओर। पारंपरिक सिनेमा घरों का भविष्य। चूँकि पारंपरिक सिनेमा घर अभी लॉकडाउन के कारण ठप पड़ चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरी तरह से बिखेर दिया है, निचोड़ दिया है, तितर बितर कर दिया है। और लोग जो है, और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने मूवीज़ को अमेज़न प्राइम में या ऑनलाइन सुविधाओं से युक्त चीज़ों में अपने मूवीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से भारत इस समस्याओं से जूझेगा। सेलिब्रिटीज़ और अन्य लोगों के बहुत सारे जो मूवीज़ है अटकी पड़ी है, जिसे आगे बढ़ाना पड़ेगा किसी भी हालत में। देखते हैं कि किस प्रकार के चुनौती से ये उभरेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा वाईफाई बूथ का ज़माना। पहले के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि टेलीफोन बूथ जगह जगह हुआ करता था। अब जो है, अगर यह योजना लागू हुआ तो जितने भी छोटे दुकान हैं या पान ठेला वगैरह जो है, वहाँ पर वाईफाई सुविधा दिया जाएगा। मतलब वहाँ भी लोगों को बेंचो करने के लिए मदद मिलेगा। और जो बच्चे अभी पहले से ही कैरे मिनाटी
के वीडियोस को देख देख कर जो उत्साहित है वो और ज़्यादा उत्साहित होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिडेन होंगे राष्ट्रपति प्रत्याशी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में। उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन होंगे राष्ट्रपति, हम जानते हैं कि यह बराक ओबामा के टाइम में उपराष्ट्रपति थे और अपनी पार्टी से इस बार राष्ट्रपति के लिए दावेदारी पेश करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपनी पार्टी से तो प्रत्याशी है ही। कोविड-19 के इलाज में मदद हो सकती है कैंसर की दवा। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि दवा एकालाब्रूटिनिब कोविड-19 के मरीजों में ब्रूटोन टायरोसिन किनास बीटेके प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है। एक छोटे समूह पर किए गए ट्रायल में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिला है। फिर भी क्लिनिकल टेस्टिंग पूरी तरह से जब तक नहीं हो जाता तब तक इसे उपलब्ध नहीं किया जा सकता। तो आज की इम्पोर्टेंट खबर यहीं समाप्त होती है और आप चैनल को लाइक कीजिए और एक बार जोर से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए स्टडी सर्कल। धन्यवाद दोस्तों।